हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हमें पढ़ना है कूलम्स लॉ पढ़ना है। इसके लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, और फिर पढ़ना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कूलम्स लॉ होता क्या है। तो कूलम्स लॉ की बात करें तो लिख भी दिए कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। तो इन कूलम्स लॉ के द्वारा ही दिया गया है कि जो दो फोर्स वर्क कर रहा है दो चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो वो कितना एक्ट करेगा, कितना वर्क करेगा, इसी के बारे में ये पूरा है। तो मान लिया गया दो चार्जेस यहाँ और यहाँ प्लेस कर दिए गए। मान लिया गया दो चार्जेस Q1 और Q2, एक चार्ज हो गया Q1 और दूसरा चार्ज हो गया Q2। तो दो चार्जेस Q1 और Q2 है, दोनों को सेपरेट किया गया स्मॉल डिस्टेंस r से। तो देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस r। तब क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो या तो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या फिर रिपल्सन फोर्स हो सकता है। अट्रैक्शन फोर्स कब होगा, दोनों के बीच आकर्षण कब होगा, जब ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, या फिर ये पहला वाला पॉजिटिव हो नेगेटिव हो और दूसरा वाला पॉजिटिव हो। इस कंडीशन में ये दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि लाइक चार्जेस सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तब इन दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तब भी रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स भी लग सकता है तब जब चार्जेस डिफरेंट रहेंगे, और अट्रैक्शन फोर्स तब लगेगा जब चार्जेस डिफरेंट रहेंगे, और रिपल्सन फोर्स तब लगेगा जब चार्जेस सिमिलर रहेंगे। तो दोनों के बीच जो फोर्स लग सकता है वो अट्रैक्शन भी लग सकता है और रिपल्सन भी लग सकता है। तो यहां से लिखें तो लिख सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between 2 point charges, between 2 point charges। अब ये होता क्या है, अब ये निर्भर करता है दो चीजों पर। तो जब दो चीजों के बीच, दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों अलग अलग चार्ज रहेंगे, और रिपल्सन कब होगा, जब दोनों सेम टाइप के चार्ज रहेंगे। तो ये चार्ज हो गया Q1 और ये दूसरा चार्ज हो गया Q2। अब इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो इन दोनों चार्जेस के या फिर इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो दोनों के बीच की दूरी है उसके इन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि अगर अट्रैक्शन फोर्स की बात करें, मान लिया गया ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो अगर ये r डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस कुछ भी दूरी है, मान लिया गया 100 मीटर, तो इनके बीच थोड़ा कम अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अगर इनके बीच की दूरी को कम कर दिया जाए, 50 मीटर कर दिया जाए, तो क्या होगा, ये ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा। जैसे कोई मैग्नेट ही रख दिया गया, इस मैग्नेट के चारों ओर अगर यहाँ पे कोई हल्की सी वस्तु, कोई ब्लेड रख दिया जाए, तो ये इसे कम अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ब्लेड या कोई हल्की वस्तु रख दी गई, ये इसे अट्रैक्ट करके खुद में चिपका लेगा। मतलब पास आने पर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ जा रही है। उसी प्रकार अगर और डिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो ये क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स या ज्यादा रिपल्सन फोर्स काम करेगा। और ये अगर एक्सपेरिमेंट के आधार पर देखा जाए तो स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस अगर कम मात्रा में भी बढ़ाई जा रही है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा एम्पलीट्यूड में, ज्यादा मात्रा में घट बढ़ रही है, इसलिए इसे रखा गया स्क्वायर। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज directly proportional, is directly proportional to the product of charges, to the product of charges, to the product of charges। तो जो फोर्स है यहाँ लिख देगा, तो जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्जेस Q1 और Q2 के। क्यों, क्योंकि अगर ये Q1 चार्ज ज्यादा हुआ तब भी ये ज्यादा तेजी से इसे अट्रैक्ट करेगा, या फिर ये अगर ज्यादा हुआ तब भी ये इसे तेजी से अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो इसलिए दोनों के मल्टीप्लिकेशन की हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर दूसरी बात करें इसी में,
तो फिर अगर इस पूरे लाइन को कनेक्ट करें तो क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड दूसरा इसमें क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, inversely proportional to the square, inversely proportional to the square of distance between them, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर एक बार हिंदी में इसे समझे तो क्या होगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी हो गई r का स्क्वायर, अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r, तो ये हो गया दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या कहा गया कि जो अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्सन फोर्स है वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर मान लिया गया, इसे 1 था और इसे मान लिया गया इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो मिलाने पे देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मिलाने पे इक्वेशन बन रहा है F इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लिख लिया गया, क्या हो गया Q1 Q2 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और अगर इक्वेशन नंबर 2 को इसमें मर्ज किया जाए तो इक्वेशन नंबर 2 है F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो अगर इसे लिखा जाए तो इसी में लिख दें तो ये हो गया 1/r²। दोनों इक्वेशन एक दूसरे में मर्ज हो गए। अब अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाना हो तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर लिखें, यहाँ इक्वल का साइन लगाएं तो लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², जहां पर K है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जहां पर K है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट किसके लिए, ये एयर के लिए, वैक्यूम के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस। और जो K है, K की वैल्यू होती है K इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो K की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर इस K की यूनिट की बात करें तो K को अगर यहाँ रख दिया जाए, हम लोगों के पास एक्सप्रेशन ये है F इज इक्वल टू Q1 Q2/r²। अगर हमें K के लिए यूनिट फाइंड करना है तो ये r² जो अपॉन में है इधर लिखें तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और Q1 Q2 जो मल्टीप्लाई में अगर इधर लिखें तो अपॉन हो जाएगा Q1 Q2। तो यहाँ से अगर देखें तो F मतलब है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्सन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, R है दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में Q है चार्ज, चार्ज का यूनिट कूलम, और दूसरा Q2 भी चार्ज का यूनिट कूलम। तो ये हो गया 9 × 10⁹ और इसका यूनिट हो गया न्यूटन, यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये इसके लिए हो गया। अब अगर इस इक्वेशन को एक लाइन और लिखें तो लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, K की जगह लिखा जाता है 1/4πε0, 1/4πε0। K की जगह ये प्लेस किए तो K की जगह ये हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। यही है कूलम्ब्स लॉ के लिए इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
तो ये हो गया F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये K की जगह प्लेस किया गया। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब उसके बाद अगर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी फाइंड की जा सकती है, और इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है। कैसे फाइंड करना, इधर फाइंड कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट के लिए यूनिट की बात करते हैं तो हम लोगों के पास जो एक्सप्रेशन है वो है F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ कर दें और F को यहाँ कर दें, क्योंकि ये अपॉन में है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और F यहाँ है तो इधर आके ये डिवाइड में हो गया, तो F को यहाँ लिख दिए और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख दिए। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या हुआ, यूनिट हमें फाइंड करना है, तो यूनिट 4π कांस्टेंट है, यूनिट की कोई बात ही नहीं है। F जो है वो फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। Q1 चार्ज है, चार्ज का यूनिट है कूलम, और ये भी दूसरा चार्ज है, ये भी कूलम, तो कूलम इंटू कूलम मतलब कूलम का स्क्वायर अपॉन 4π कांस्टेंट है, मतलब यूनिट लेस है, इसके लिए यूनिट की कोई वैल्यू नहीं है। F हो गया यूनिट, F मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, R है डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर। तो जो यूनिट है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट वो हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एक बात आती है इसके वैल्यू की कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना है। तो चूंकि हम लोग प्लेस जो इसे किए हैं, इसे प्लेस किया गया K की जगह ही, तो K की जो वैल्यू है K इज इक्वल टू हो गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है। और सॉरी, ये वैल्यू होती है F की। F इज इक्वल टू है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो और एक एक्सप्रेशन है हमारे पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि इस K की जगह ही प्लेस किया गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो जब K की वैल्यू यही है, K इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो इसे लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है K इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख दें और K को यहाँ लिख दें, तो लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4π इंटू K, और ये वैल्यू होती है 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू K की वैल्यू यहाँ पे है कितनी है, 9 × 10⁹ ये हो गया 9 × 10⁹। इस वैल्यू को अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट एप्सिलॉन नॉट का हम लोग फाइंड कर चुके हैं। यूनिट जो एप्सिलॉन नॉट का वो है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को, यही जो एक्सप्रेशन था वही था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या कहा गया कि दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तथा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को मर्ज किए तो ये लिखा गया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसकी जगह लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर फाइनल एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए फिर अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो एक इस साइड फोर्स लगेगा और दूसरा फोर्स लगेगा इस साइड। उसके साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।